अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। कहानी को लाइक करते हैं और आप फीडबैक देते हैं कमेंट्स की सूरत में कि कहानी सुनते हुए ना सिर्फ नींद की आगोश में चले जाते हैं, बल्कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ड्राइविंग के दौरान ट्रक चलाते हुए कहानी सुनते सुनते पता ही नहीं लगता कि फासला कैसे कट गया। और स्पेशली जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा मुझे फीडबैक आता है कि आपकी एक स्टोरी को कई दफ़ा हम सुनते हैं क्योंकि उससे हमारा सफ़र बहुत आराम से कट जाता है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, ऐसे हंसते मुस्कराते रहें, खुश रहें। मेरा मकसद भी यही है कि इन स्टोरीज़ से आपके दिल में वहम पैदा ना हो, खौफ पैदा ना हो, बल्कि ये स्टोरीज़ उन लम्हों को खूबसूरत बना दें, यादगार बना दें और इस अंदाज में कहानी को मैं पेश करूं कि कहानी को सुनते हुए आप उन मंजर कशी के दौरान ऐसा महसूस करें जैसे आप उस कहानी का हिस्सा हैं और उस जगह पे आप मौजूद हैं। और जब कहानी ख़त्म हो तो आपको लगे कि आप कहानी से वापस आ गए। कराची से ये कहानी मुझे भेजी है इमरान ने। इमरान अपनी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ सच्ची कहानियाँ पहले भी भेज चुके हैं जो बहुत ही खौफनाक थी और मैं आपको सुना चुका हूँ। उन्होंने मुझे कहा था सर एक और कहानी है मेरे पास जो जल्द ही मैं आपको सेंड कर दूंगा, जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये कराची की कहानी है और कुछ बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। उनकी ख्वाहिश पे किरदार जितने भी हैं उनके नाम मैं फ़र्ज़ी रखने जा रहा हूँ और लोकेशन भी सिर्फ कराची ही बताने जा रहा हूँ। ये कहानी है उस मकान की जो कराची के एक ऐसे इलाके में बना हुआ है जहाँ इस मकान को तामीर करने से पहले एक गली सी थी। मोहल्ले की एक ऐसी गली जिसके अंदर आप दाखिल होते थे, चलते जाते थे और सीधी गली आगे तक चली जाती थी। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त भी आया कि इस गली को आखिर में बंद कर दिया गया। जब तक गली बंद नहीं थी तो आप गली में दाखिल होते तो दूसरी सिमत भी आप जा सकते थे, लेकिन एंड का वो हिस्सा जहां पे गली को बंद कर दिया गया दो भाइयों की मलकियत था। दो भाई जो पहले इस अंदाज में रह रहे थे कि उन्होंने अपने घर का एक हिस्सा खाली छोड़ा हुआ था और लोगों ने उसको गली के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, लेकिन हकीकत में गली पीछे ही ख़त्म हो जाती थी क्योंकि उनका घर अभी तामीर नहीं हुआ था, तो इसलिए उसको गली समझा जाता था। जब वक्त बदलता है तो भाइयों की मोहब्बत बच्चों की वजह से, शायद दिलों में तो मोहब्बत वैसी रहती है, लेकिन घर बदल जाते हैं, घर अलग हो जाते हैं। ऐसा ही हुआ कि उन दोनों भाइयों ने अपने अपने घरों को अलग कर दिया और यूं वो गली ख़त्म हो गई। वहाँ पे चार दीवारी बना दी गई, गली के रास्ते को रोक दिया गया। और जिस भाई ने उस गली के कोने पे अपनी दीवार की थी, गली को बंद किया था, उसी के घर में एक बहुत पुराना बेरी का दरख्त था। उससे पहले वो एक खाली मैदान था। दोनों भाई एक ही घर में रहते थे। सामने पड़ा हुआ ये मैदान जिसके अंदर उगा हुआ बेरी का दरख्त वीरान सा पड़ा हुआ था। लेकिन जब चार दीवारी तामीर की गई उस खाली ग्राउंड के दरमियान, उस प्लाट के दौरान, तो वो बेरी का दरख्त घर के अंदर आ गया। पहले वो एक खाली जगह पे मौजूद था, लेकिन क्योंकि अब घर बनाया जा चुका था तो इसलिए अब वो घर के सहन के अंदर बेरी का दरख्त मौजूद था। जिस भाई ने अपना घर उस वीरान से प्लाट के अंदर बनाया था, उसका सबसे बड़ा एक बेटा, जिसका नाम फर्जी यहां पे मैं शहजाद रखने जा रहा हूं। शहजाद के कुछ अरसे बाद, तकरीबन शहजाद की उम्र 6-7 साल होगी, कि वहीं खुदा ने उनको दो जुड़वां बेटियां दी। वो दोनों बेटियां बहुत ही हसीनो जमील थीं और वो बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी थीं, क्योंकि जुड़वां जो ठहरी, ट्विन्स जो थीं।
जो भी उन बच्चियों को देखता देखता ही रह जाता। वो बहुत ही खूबसूरत थी। जब घर का बंटवारा हुआ और नया घर तामीर हुआ तो वहीं पे जो उनकी वालदा, जिनकी उम्र तकरीबन उस वक्त 100 साल होने वाली थी, वो भी अपने उस बेटे के साथ उसके घर में शिफ्ट हो गई जिन्होंने अपना नया घर तामीर किया था। उन बच्चियों का नाम नादिया और शाजिया रखा गया। ये दोनों फर्जी नाम हैं, मिलते जुलते। अब वो बच्चियां वक्त के साथ जहां हसीन व जमील थीं, आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होने लगीं। बहुत ही स्लिम एंड स्मार्ट, खाती पीती बहुत कम थी, बहुत ही स्लिम ही थी, माँ बाप की लाडली थी, माँ बाप उनसे बहुत प्यार करते थे। नादिया और शाजिया से वो भी घर के सहन के अंदर कूदती फिरती दौड़ती फिरती थी। जब तकरीबन ये दोनों बच्चियां 3 साल की उम्र को पहुंची तो वहीं पे एक दिन वालिद बाहर काम पे थे, वालदा दिन को दोपहर थी, शिकर दोपहर जिसको कहते हैं, कड़क दोपहर, गर्मी थी शदीद, अंदर कमरे में सो रही थी और नादिया और शाजिया बाहर खेल रही थी कि खेलते खेलते शाजिया अपनी बहन नादिया से बोली, मैं अंदर जा रही हूं। बच्चियां थीं, वो अंदर खेलते खेलते चली गई। शायद उसको नींद आ रही थी। बच्चों को वैसे नींद कम आती है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उसको नींद आ रही थी। वो चलती हुई अंदर कमरे में चली गई। पीछे नादिया रह गई। नादिया खेलते रही। जब शाम हुई तो मां ने महसूस किया दोनों बच्चियों के अंदर आज एक छोटी सी तब्दीली नजर आ रही है। शाजिया तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन नादिया गुमसुम सी हो गई है, चुप चुप सी हो गई है, उस तरह खेल नहीं रही है, बैठी हुई है। मां ने पूछा, नादिया क्या हुआ है? वो फिर भी गुमसुम सी बैठी रही। मां समझी शायद कोई बीमार हो गई है, बुखार हो गया है, जिस तरह बच्चों के अंदर तबीयत खराब होती है। वरना दोनों बच्चियां जब खेलती कूदती थी, शरारतें करती थी, नॉर्मल होती थी, लेकिन एक आज उसी तरह नॉर्मल थी और नादिया गुमसुम सी थी। तो मां चलती हुई नादिया के पास गई, उसके माथे पे हाथ रखा, कहीं मेरी बेटी को बुखार तो नहीं है? तो उसका वजूद बिल्कुल नॉर्मल था। फिर मां ने पूछा, क्या हुआ मेरे बच्चे को? मेरी बच्ची क्यों चुप है? नादिया फिर भी चुप रही। रात हो गई। घर के तमाम फर्द, भाई, मां, बाप, सारे घर के अंदर जमा थे। उनकी दादी भी घर में थी। शाजिया ने खाना खाया, लेकिन नादिया ने खाना बहुत कम खाया। दोनों बहनें इकट्ठी ही सोती थीं और जब सोने के लिए अपने अपने बिस्तर पे दोनों बहनें पहुंच गईं तो शाजिया ने नोट किया कि नादिया जाग रही है। शाजिया को नींद आ रही थी, वो सो गई, लेकिन नादिया रात सारी जागती रही। क्योंकि जब सुबह हुई तो मां ने देखा बेटी की आंखें लाल हैं, वो सही तरीके सोई नहीं है और उसको देख के लगता था वो रात सारी जागती रही है। मां फिर से परेशान हो गई। बेटी को नाश्ते का पूछा, उठा के लाई, लेकिन जैसे ही मां नादिया के पास पहुंची तो उसने देखा जिसकी आंखें लाल थी वो मां को टिकटिकी बांधे देखी जा रही थी। मां को इस तरह देखना थोड़ा सा खौफ सा महसूस हुआ। क्या हुआ नादिया? तो मुझे ठीक नहीं लग रही, सब खैर तो है? और उसी लम्हे नादिया के मुंह से एक अजीबो गरीब आवाज निकली। ऐसी आवाज जैसे उस मासूम सी बच्ची के गले के अंदर से कोई भारी भरकम आवाज में धाड़ता है। मां एकदम से डर गई। एक अजीब सी धाड़ थी, एक अजीब सी आवाज थी जो बेटी ने अपने गले से निकाली थी। क्या हुआ? मां का दिल दहक गया। क्या हुआ मेरी बेटी को? मां फिर से आगे भागी, लेकिन उसी लम्हे उसके दोनों हाथ मुड़ना शुरू हो गए और उसकी गर्दन ने झटके लेने शुरू कर दिए। अब उसके दोनों हाथ मुड़ते जा रहे थे और अपनी गर्दन को झटके मार रही थी। मां एकदम से परेशान हो गई। जब तक बेटी को पकड़ने लगी तो उसके ना सिर्फ हाथ, मां ने देखा पांव भी मुड़ चुके हैं।
माँ ने चीखना शुरू कर दिया। घर के जितने भी फर्द नाश्ते की तैयारी कर रहे थे, नाश्ता कर रहे थे, वो भागते हुए आए। क्या हुआ, क्यों चीखी? तो देखा नादिया के हाथ पांव मुड़े हैं और उसके गले से एक भयानक सी आवाज निकल रही है, एक धाड़ने की आवाज। सारे घर वाले दौड़ते हुए नादिया के पास पहुंचे और उसको बुलाना शुरू कर दिया, जैसे उसको होश में लाने की कोशिश कर रहे हो। नादिया, नादिया। कोई उसके गाल पे थपकी लगा रहा था, कोई उसके बाजू से पकड़ के उसको हिला रहा था, कोई मुसलसल उसका नाम पुकार के उसको होश में लाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन नादिया थी जैसे वो कहीं और ही दुनिया में आबाद हो चुकी हो। काफ़ी देर तक जब उनको कुछ भी समझ ना आया तो वो एकदम से परेशान हुए। घर के किसी फर्द ने कहा, फौरी तौर पे इसे डॉक्टर के पास लेके चलते हैं, पता नहीं इसको क्या हुआ है। उन्होंने फौरी तौर पे उसी वक्त नादिया को उठाया और डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने सारा चेकअप किया और उसके बाद कहा, हाँ बच्ची है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। इस तरह की बातें वालदैन से की कि वालदैन मुतमईन हो गए और डॉक्टर ने कोई मेडिसिन दे दी, इंजेक्शन भी लगा दिया नींद का, कि कोई परेशानी की बात नहीं है, बच्चे अमूमन कभी इस तरह की हरकतें करते हैं। नादिया घर आ गई, लेकिन नादिया अभी तक खामोश थी। उसके टेढ़े मेढ़े हाथ अब अपनी जगह पे वापस आ चुके थे, लेकिन वो बोल नहीं रही थी, वो अभी तक खामोश थी। मां कुछ भी उसको खिलाने की कोशिश करती तो वो थोड़ा सा खा लेती, लेकिन खुद से कुछ भी नहीं खा रही थी। सारे घर वाले परेशान थे कि हुआ क्या है। फिर से शाम को घर वालों ने कहा, दोबारा से डॉक्टर को दिखाइए, खामोश हो गई है, माजरा है क्या? आपने कुछ क्लियर दिन को भी नहीं बताया था सुबह। फिर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उनको कहा, ये अमूमन ऐसे बच्चों के साथ हो जाता है, चुप से हो जाते हैं, किसी बात पे सैड हो जाते हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें वालदैन को बताई जिनसे वालदैन मुतमईन हो जाएं, लेकिन वालदैन शायद मुतमईन होने को तैयार नहीं थे। घर आ गए। वालदा ने नादिया को खाना शाना ज़बरदस्ती खिलाया। रात को सुलाने के लिए जब लिटाया तो वो लेट तो गई, उसने आंखें भी बंद कर ली, लेकिन सुबह जब माँ फिर उसको जगाने के लिए पहुंची तो उसकी आंखें फिर से लाल थीं और उसकी आंखें खुली हुई थीं। वो जाग रही थी जैसे वो रात को सोई ना हो। घर वाले परेशान हो गए, बात उलझ रही थी, मामला वैसे नहीं था जैसे डॉक्टर ने कहा था। उन्होंने फौरी तौर पे फैसला किया कि इसको बड़े अच्छे डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। वो नादिया को लेके एक और डॉक्टर के पास गए। उस डॉक्टर ने भी सारा चेकअप किया, जो जो टेस्ट कराने थे वो टेस्ट कराए। उसके बाद उसने कहा, परेशानी की कोई बात नहीं है, बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है। उसने भी कोई ऐसी बात नहीं की कि वालदैन मुतमईन हो सके। उसने कहा, परेशान ना हो, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। सो नादिया घर आ गई, लेकिन अभी तक उसका बिहेव ऐसा ही था कि वो खामोश ही थी, गुमसुम सी बैठी रहती, लेटी रहती। ना वो खेल रही थी, ना शरारतें कर रही थी, ना भाग दौड़ कर रही थी। इसी खामोशी के साथ उसके कुछ दिन गुजरे तो घर वाले परेशान हो गए कि ये माजरा क्या है। कि मां ने एक सुबह नादिया को उठाया, नाश्ता करने के लिए उसके सामने नाश्ता रखा तो नादिया ने अपना नाश्ता फौरी तौर पे ख़त्म कर दिया। वो नादिया जो थोड़ा सा खा के छोड़ देती थी, इन दिनों में चुप चुप सी थी, खाती भी नहीं थी, उसने अपना पूरा नाश्ता एकदम से खा लिया और बिस्तर से उठी और चलती हुई उस किचन के अंदर पहुंची जहां पे माँ ने बहुत ज़्यादा रोटियां बना रखी थी, सबके लिए नाश्ते का एहतमाम कर रखा था। वो उस बर्तन के पास पहुंची, उसका ढक्कन खोला और रोटी को उठा के खाना शुरू कर दिया जैसे वो भूखी हो। माँ बोली, हाय मेरी बेटी ने इतने दिनों से नहीं खाया था, शायद मेरी बेटी को आज बहुत भूख लगी है। माँ ने फौरन रोटी सालन जो भी था उसको दिया और ना सिर्फ वो खा गई बल्कि उसके बाद उसने फिर से एक और तीसरी रोटी उठा ली। माँ यही समझी बच्ची को भूख लगी है, तीसरी रोटी भी उसको दे दी, लेकिन ये क्या, उसने चौथी रोटी भी उठा ली। और माँ परेशान हो गई कि ये कैसा हो सकता है, इतनी मासूम चौथी रोटी कैसे खा सकती है। घर के बड़े मर्द भी 4 रोटियां नहीं खाते, यहाँ तक कि उसने 5वीं 6ठी जितनी भी रोटियां थी वो सारी खा ली।
अब माँ परेशान हो गई कि ये क्या हुआ है, मेरी बेटी कैसे इस तरह इतनी ज़्यादा रोटियां खा सकती है। फिर से परेशानी लाहक हुई, डॉक्टर के पास फिर से ले गए और उसको बताया, तो डॉक्टरों ने फिर कई तरह की बातें बता दी, लेकिन घर वालों को मुतमईन न कर सके। लेकिन माजरा अब ये हो चुका था कि वो मासूम सी बच्ची जब खाने के लिए बैठती थी तो खाती ही जाती थी, खाती ही जाती थी, रुकने का नाम नहीं लेती थी। और माँ बाप एकदम से परेशान हो जाते थे कि इतनी मासूम बच्ची इतना खाना कैसे खा सकती है। लेकिन नादिया खा रहे थे। उस दिन उसने बहुत खाया था और माँ ने जब नादिया को सुलाने के लिए अपने बिस्तर पे लिटाया तो नादिया की आंखें खुली थीं और छत की तरफ देख के वो विस्परिंग वाले अंदाज में किसी से बात कर रही थी। कोई अपने कानों को बिल्कुल उसके होंठों के करीब लेके जाता तो शायद उस आवाज़ को सुन सकता, वरना वो ऐसी आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में छत को तकते हुए किसी को बात का जवाब देती, कुछ देर खामोश हो जाती और फिर से उस ना नजर आने वाली मखलूक को जवाब देती। माँ की दिल की धड़कन तेज हो गई। आज बेटी छत की तरफ देखते हुए जिस तरह बातें कर रही थी, तो माँ ने कई दफा छत की तरफ देखा, ऊपर कौन है? ऊपर तो कोई भी नहीं था सिवाय छत के। या खुदाया, क्या माजरा है कि वहीं पे घर की वो दादी कमरे में दाखिल हुई। नादिया की माँ जो परेशान खड़ी थी मुड़ के देखा कौन कमरे में आया है, तो देखा नादिया की दादी आई है। तो एकदम साइड पे हट गई, जैसे चाह रही हो कि आप देखें ये किससे बातें कर रही है। रात के इस पहर जब मैं इसको सुलाने के लिए आई थी। नादिया की दादी खड़े होके उसको देखती रही हैं और वो किसी से बातें करती रही है और बातें करते करते एकदम से उसने आंखें अपनी मोड़ी हैं और यूं अपनी माँ को और दादी को देखा है, जैसे आंखों ही आंखों में कह रही हो, मैं जानती हूं तुम लोग खड़े मेरी बातें सुन रहे हो। और उसी लम्हे उसके फिर हाथ पांव मुड़ गए और उसके मुंह से अजीबो गरीब आवाजें निकलना शुरू हो गई। और वह ऐसी चीखें निकालती जा रही थी। माँ तो परेशान थी, दिल की धड़कन तेज थी, कांप रही थी, या खुदाया मेरी बच्ची को क्या हुआ। लेकिन दादी थी जो इस वक्त समझ पा रही थी मामला वो नहीं है जो सारे समझ रहे हैं। उसी वक्त उस दादी ने खड़े होके मुंह ही मुंह में कुरान मजीद की तालीम करना शुरू कर दी। और जैसे ही कुरान मजीद की वो तिलावत कर रही थी दिल ही दिल में, तो उसने देखा वो जो दिल मुंह से अजीबो गरीब सी आवाज़ें निकाल रही थी, वो नादिया एकदम से चुप हो गई और दादी को देखना शुरू कर दिया। टिकटिकी बांधे आंखों की पलकों को झपकाए बगैर मुसलसल कई मिनट तक वो अपनी दादी को इस तरह देखती रही। आंखें लाल सुर्ख होती जा रही थी, जैसे कह रही हो बंद करो इसको, बंद करो इसको पढ़ना। लेकिन वो मुंह से नहीं कह रही थी, अपनी आंखों की लाल सुर्खी से ऐसे कह रही थी बंद कर लो वरना बहुत बुरा हो जाएगा। उसकी दादी कुछ देर वहीं पे खड़ी होकर पढ़ती रही और उसके बाद नादिया की मां से कहा बाहर आओ। नादिया की मां बाहर आई। उसने कहा क्या हुआ है? उसने कहा तुम लोग डॉक्टर के पास इसको लेके जा रहे हैं, ठीक है इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ, लेकिन जो मुझे समझ आ रही है ये केस डॉक्टर का नहीं है, मामला कुछ और है। खुदा खैर करे, मुझे आज पढ़ने दो, आज रात को मैं लेटने से पहले पढ़ती रहूंगी, देखती हूं क्या माजरा है। वो एक बुजुर्ग होने के साथ साथ जो 100 साल की उम्र को हो चुकी थी, वहीं पे वो एक ऐसी औरत थी जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी इबादत में गुजारी थी, तस्बीहात करने में गुजारी थी और हर वक्त अल्लाह अल्लाह करती रहती थी। उस रात जब अपने बिस्तर पे सोई तो तस्बीह करते करते उनकी आंख लग गई और जब वो सो गई तो उसी वक्त उन्होंने ख्वाब में एक परी को देखा, एक ऐसी लड़की को जो इंतहाई खूबसूरत थी, जिसके पर इंतहाई खूबसूरत थे, और वो सामने खड़ी थी और वो नादिया की दादी को देख के बोली हम परियां हैं।
और ये जो बच्ची नादिया है ये हमें पसंद आ गई है। इस बच्ची को हम अपने साथ लेके जाएंगे, लेकिन अभी ये हमारे पास ही है। इसी घर में रहती रहेगी लेकिन हमारे पास ही रहेगी। हमें पसंद आ गई है। अब ये हम परियों की बच्ची है, तुम लोगों की नहीं है। दूसरी बच्ची तुम्हारे पास ही रहेगी। ये बच्ची अब हमारे साथ रहेगी और फिर कुछ अरसे के बाद हम इसको ले जाएंगे। दादी ने यह अजीबो गरीब ख्वाब देखा। सुबह उठते ही जब उनकी आंख खुली तो परेशान हो गई कि यह कैसा ख्वाब था जो मैंने देखा। उस ख्वाब को उन्होंने अपने बेटे को, उसकी बीवी को, घर वालों को सुनाया कि यह अजीबो गरीब मैंने ख्वाब देखा है कि मुझे ख्वाब में बताया गया है कि नादिया के साथ परियां जुड़ गई हैं और नादिया के वजूद पे अब परी का कब्जा है। घर वालों ने मां से कहा, मां ये ख्वाब है, हमें नहीं लगता ऐसा कुछ है। डॉक्टरों ने बताया है एक बीमारी है, ख़ास किस्म की बीमारी जिसमें अक्सर बड़ों के साथ, बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है, इसलिए हम इसका इलाज कराएंगे। तो माँ ने कहा, किसने मना किया है इलाज करने से? इसका इलाज जारी रखो, लेकिन इसके इलाज के साथ साथ किसी पीर के पास भी, किसी अल्लाह वाले बंदे के पास भी नादिया को लेके जाओ। ठीक है, तुम इसका डॉक्टरी इलाज करवाओ, लेकिन डॉक्टरी इलाज के साथ इसको किसी नेक बुजुर्ग के पास भी लेके जाओ। उन्होंने माँ की बात मान ली कि माँ का जो कहना था ठीक है माँ, आपका कहना सर आंखों पे। हम डॉक्टर के साथ साथ इसको किसी अल्लाह वाले के पास भी लेके जाते हैं। वो उसको अल्लाह वाले के पास लेके गए। कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा कि देखिए हमारी बेटी गुमसुम सी हो गई है, चुप सी हो गई है, क्या माजरा है चेक कीजिए। उस अल्लाह वाले ने पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद कहा, जो भी है मेरी ताकत से बहुत ज़्यादा है, मैं इसके बारे में नहीं बता सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा इस बच्ची के साथ साया है, इस बच्ची के साथ जिन्नात का माजरा है। आप लोग अगर कोई डॉक्टरी इलाज करा रहे हैं तो कराते रहिए, लेकिन इसके साथ जिन्नात का मामला भी है। उसको एक और पीर के पास ले गए, एक और पीर के पास ले गए, लेकिन एक बात जो घर वालों ने नोट की थी कि उस मासूम का, जो कभी कभी ज़्यादा खाती थी वरना अक्सर तो खाती ही नहीं थी, पानी थोड़ा सा पी लेती थी, कोई जूस पिला देते थे, थोड़ा सा जूस पी लेती थी, खाना पीना छोड़ देती थी, लेकिन कभी खाने पे आती थी तो एक ही दिन में इतना खा जाती थी कि सब हैरान हो जाते थे। लेकिन सब नोट कर रहे थे, उसका वजूद फूलता जा रहा था, वो मोटी से मोटी होती जा रही थी। वो मासूम सी बच्ची ऐसी मोटी होती जा रही थी, कोई भी देखता तो कहता क्या हो गया है इसको, इसका वजूद क्यों फूलना शुरू हो गया है। कई पीर फकीर आमलों के पास लेके गए और एक पहुंचा हुआ आमिल जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सुन रखा था उसके पास पहुंचे। उसने पढ़ाई की तो उसने पढ़ाई करने के बाद उसकी अपनी आंखें लाल सुर्ख हो गईं। घर वालों ने उससे पूछा क्या हुआ है, तो उसने बताया इस बच्ची के साथ एक परी जुड़ गई है और ये एक परी जो इसके वजूद के हर वक्त साथ है, उस परी के साथ और कई ज़्यादा परियां हैं और ये बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। तुम लोग कोशिश भी करोगे किसी के पास लेके जाओ, कोई इसको निकाल सके तो पॉसिबल नहीं होगा। यह बहुत मुश्किल काम है। हाँ, मेरी ताकत इतनी ही इस काम आ सकी है कि मैं जहां बड़े बड़े जिन्नात को हाजिर करा के निकाल सकता हूं और निकालता भी हूं, लेकिन इस बच्ची के आगे हार इसलिए मानने लगा हूं। बहुत ताकतवर परियों का कबीला इसके साथ जुड़ गया हुआ है और जो इसके साथ अटैच है वो परी भी बहुत बड़ी ताकतवर परी है, इसलिए जो भी हाथ डालेगा नुकसान उठाएगा। इसलिए इतना कहूँगा इस परी को, इस बच्ची को, दोनों को घर ले जाइए। इस वक्त भी इस जगह पे वो परी भी साथ है और इस परी के साथ आपकी बच्ची बैठी हुई है। आप लोग अपनी इस फूलती हुई नन्ही सी परी जिसको नादिया कहते हैं उसको देख रहे हो। मेरी आंखें इसके साथ बैठी हुई एक और खूबसूरत परी को भी देख रही हैं जो बहुत ही ज़्यादा शक्तिमान है। इन दोनों को ले जाओ। वो दोनों को घर ले आए, लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि आज दादी ने हिम्मत की और बैठ के पढ़ती रहीं और उसके पास बैठी और दादी ने अपना कान उस नन्ही सी
नादिया के होंठों के करीब कर दिया, क्योंकि वो अपने होंठों को फिर से हिला रही थी जैसे कोई बात करने की कोशिश कर रही हो। ऐसी ही कुछ आवाज़ें। और दादी ने जब कान उसके होंठों से दूर किया तो उनके माँ बाप की तरफ देख के बोली, मैंने उस आवाज़ को सुन लिया है। वो परी जो कहना चाह रही थी उस आवाज़ को मेरे कानों ने सुन लिया है। वो सच्चा था, उसने सही कहा था। हाँ, इसके साथ परी ही है। और अभी मैंने कान लगा के जब आवाज़ को सुनने की कोशिश की है तो वो परी ही मुझसे मुखातिब थी और उसने मुझे कहा है, हाँ मैं परी ही हूँ। तो दादी ने उसके कान के करीब अपने होंठों को किया और बोली, कहां से आई हो और तुमने क्यों इस बच्ची के वजूद पे कब्जा कर लिया है? ये तो एक मासूम सी परी है, मासूम सी बच्ची है। मुझे भी तो बताओ तुम कहां से आई हो। वो नादिया जो अपनी जगह पे बैठी हुई थी, जिसकी आंखें बगैर झपके सामने टिकटिकी बांधे देखी जा रही थी, फिर से उसके होंठ हिलना शुरू हुए और दादी ने फौरी तौर पे अपने कान उसके होंठों के करीब किए और सुनने की कोशिश की। कुछ देर तक वो मुसलसल बोलती रही और दादी कान लगाए सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही। और जब उसने कान हटाए तो घर वालों की तरफ देख के वो बूढ़ी सी ज़ईफ़ सी अम्मा परेशान सी हालत में बोली कि ये परी इसी बेरी के दरख्त के ऊपर रहती है। ना सिर्फ एक बल्कि कई परियों का कबीला है जो घर के अंदर मौजूद ये बेरी का दरख्त है। यहाँ पे जिन्नात और परियों का बसेरा है। उसने मुझे आज तफसील से बनाया है कि जब तक ये घर नहीं बना था, यहाँ पे कोई नहीं आता जाता था, तो वो परियां और वो जिन्नात इसी बेरी के दरख्त के ऊपर रहते थे। लेकिन एक दोपहर ये दोनों बहनें इसी दरख्त के नीचे खेल रही थीं। हम परियों ने कई दफा इन दोनों बहनों को देखा था और हमारी एक परी का दिल आ गया इस बच्ची नादिया के ऊपर। वो इसको तकती रहती थी, वो उसको देखती रहती थी। हम सब ने उसको मना किया था, इसको कैद मत करना, इसके वजूद पे कब्जा मत करना, लेकिन वो देखती रहती थी, देखती रहती थी। हम जब उसको समझाते थे तो वो सुन लेती थी। लेकिन उस दोपहर जब ये दोनों बहनें खेल रही थीं तो एक बहन इसको छोड़ के अंदर सोने के लिए चली गई और ये नादिया वहीं पे बैठ के खेलती रही। और उस दिन ऐसा हुआ कि बाकी परियां उस दरख्त पे मौजूद नहीं थी। वही परी जो इसको मुसलसल देखती रहती थी, जिसको सब ने समझाया था इस मासूम के वजूद पे कब्ज़ा मत करना, उस दिन उसने देखा कि वो अकेली है दरख्त पे और वो नीचे नादिया भी अकेली है। एकदम से उसके दिल में क्या आया कि वो दरख्त से, उस बेरी के दरख्त से नीचे उतरी। बेरी के दरख्त दो तरह के होते हैं। एक वो बेरी का दरख्त होता है जिसपे गोल गोल से छोटे छोटे बेर लगते हैं, और एक दरख्त जो बेरी का होता है वो बहुत घना होता है, उसका तना बहुत घना होता है और बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा फैला होता है। क्योंकि हमारे घर में भी एक बेरी का दरख्त था और उसकी टहनियाँ दूर दूर तक फैली हुई थीं और उसके ऊपर जो बेर लगे हुए थे वो बहुत मोटे मोटे और काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। जो गोल सा बेर होता है उसके अंदर जो गिटक सी होती है वो गोल गोल सी बनी हुई छोटी सी गिटक होती है, लेकिन जो बड़ी बेरी होती है उसके ऊपर जो बेर लगे होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े और उनकी गिटक भी गोल नहीं बल्कि लंबी सी होती है। और वो जो बेरी का दरख्त होता है उसका तना, उसकी टहनियाँ, उसकी शाखें बहुत मोटी मोटी और दूर दूर तक फैली होती हैं। उसी बेरी के दरख्त के जिसके ऊपर गोल नहीं बल्कि लंबे लंबे बेर लगे हुए थे, वो परी नीचे उतरी और नीचे उतर के उसी ने नादिया के वजूद को अपने कब्जे में ले लिया। इस अंदाज में उसके वजूद के अंदर चली गई कि वो बच्ची गुमसुम सी होके वहीं पे बैठ गई। और उसके बाद चलती हुई जब वो अपने माँ बाप के पास गई तो उस वक्त तक उस परी का उसके वजूद पे कब्जा हो चुका था। जब दादी ने ये सारी बात सुनाई तो घर वालों ने कहा, इनसे पूछो कि जब सब मना कर रहे थे उस परी को तो फिर भी उसने इस बच्ची के वजूद पे कब्जा कर लिया, क्यों?
तो दादी ने यही सवाल नादिया के कान में दोहराया कि जब सब उस परी को मना कर रहे थे तो फिर उस परी ने क्यों कब्जा किया इस नन्ही सी परी के वजूद पे। तो दादी ने फिर से उसके होंठों के करीब अपने कान को किया और सुनने की कोशिश की। तो फिर उसने एक तफसील से जवाब दिया और बताया कि वो उस दिन अकेली थी और अकेली नीचे नादिया भी थी। जो दोनों अकेली थी तो उसने उसके वजूद पे कब्जा कर लिया। वो जो 2 दिन तक आपके घर में वो चुप सी थी, गुमसिम सी थी, उसके हाथ पांव मुड़े नहीं थे, उसके मुंह से कुछ भी अजीबो गरीब आवाज़ें नहीं आई थी, तो तब तक परियों में और जिन्नात में एक लड़ाई चल रही थी। वो कायल करने की कोशिश कर रहे थे, उस परी को मनाने की कोशिश कर रहे थे कि इसके वजूद को छोड़ दो, ये बहुत मासूम है, इसको छोड़ दो। और वो नहीं मान रही थी। तो वो 2 दिन तक जो बच्ची खामोश रही, वो मुज़ाकरात चल रहे थे एक किस्म के परियों के बीच में। वो आपस में एक दूसरे को कायल करने की कोशिश कर रही थी कि इस परी को छोड़ दो। और जब वो परी जो इसके वजूद के साथ जुड़ गई थी, जिसने इसके वजूद पे कब्जा कर लिया था, नहीं मानी और उसने कहा नहीं, मैं अब इसको नहीं छोड़ सकती, तो उसकी ज़िद को देख के सब हार मान बैठे। जानते थे कि अगर इससे ज़्यादा हमने इसको रोकने की कोशिश की तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो परी जो इसके वजूद के अंदर आई थी वो खुद भी बहुत ताकतवर परी थी। इसलिए सब पीछे हट गए और तभी घर वालों ने पहली दफ़ा उसके वजूद को मुड़ते हुए देखा और उसके अंदर से एक आवाज़ को निकलते हुए देखा। वो मुड़ना, वो उस आवाज़ का निकलना उस परी के होने की अलामत थी। वो 2 दिन तक जो खामोशी थी, उस बच्ची के अंदर कोई भी हरकत नहीं थी, घूमना फिरना नहीं था, वो चुप करके बैठी हुई थी, तो वो मुज़ाकरात थे। और जब मुज़ाकरात नाकाम हो गए, वो परी जीत गई जिसने कब्ज़ा किया था नादिया के जिस्म पे, तो फिर उसने अपनी हाजिरी महसूस करवाई, गले से धाड़ के, हाथ पांव मोड़ के। और वो कह चुकी थी कि अब ये हमारी है, अब सब मान चुके हैं, घर वाले भी, बाकी परियां भी कबूल कर चुकी हैं कि ठीक है, अब जब इस पे हम कब्जा कर ही चुकी है ये परी, तो हमें भी कबूल है, हम इस बच्ची को अपने साथ ले जाएंगे। दादी ने ये सारी बात सुन के घर वालों को बताई कि वो अब इसको साथ ले जाएंगे। हमें किसी तरह भी इसको रोकना होगा, हमें कुछ भी करना होगा, और इसका एक ही हल है, किसी पहुंचे हुए पीर फकीर को घर के अंदर लेके आएं जो इस परी को निकाल सके, जो इस बेरी के दरख्त पे मौजूद जिन्नात और परियों का कबीला है उनसे मुज़ाकरात कर सके। घर वालों ने अब ढूंढना शुरू कर दिया कि किसी भी ऐसे पीर फकीर, ऐसे शख्स से राब्ता कर सकें जो उनकी बच्ची का इलाज कर सके। काफ़ी कोशिश की गई, हर जगह पे ढूंढा गया। और दूसरी तरफ नादिया का वजूद मज़ीद फूलता जा रहा था। वो दिन ब दिन और मोटी होती जा रही थी, खाए पिए बगैर वो मोटी होती जा रही थी। कभी कभी खाती थी, बेइंतहा खाती थी, लेकिन मोटी हुए जा रही थी। और उनको आखिरकार एक ऐसा आमिल, एक ऐसा शख्स मिल गया जो बहुत पहुंचा हुआ था, जिसके दूर दूर तक लोगों का कहना यह था कि कई लोग दूर दूर से आए और उससे इलाज करा के ठीक हो गए। उस शख्स को सारा वाकया, सारी बात बताई गई और वो कायल हो गया कि ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ घर चलने को तैयार हूं, लेकिन इसके बदले मैं इतना पैसा लूंगा। घर वाले ने कहा हमें मंजूर है, क्योंकि उस बच्ची का बाप जो मुसलसल उसका इलाज करा रहा था, उसके ऊपर बेइंतहा पैसा लगा रहा था। पीर फकीर आमिल के अलावा वो डॉक्टरी भी उसका इलाज करा रहे थे। उस वक्त वो कहते थे उसको एक महंगा टीका लगता था, जो उस वक्त के हिसाब से बहुत ज़्यादा महंगा था, लेकिन उसका बाप जैसे कैसे अरेंज करके उसको वो टीका लगवा रहा था। लेकिन नादिया ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। और जब उस पीर को मना लिया गया तो उसने तारीख बोली, फ़लाँ तारीख को मैं आप लोगों के घर पहुंच जाऊंगा। जब वो तारीख आई तो वो पीर उनके घर पहुंचा। गली के बाहर
वो उसका इंतज़ार कर रहे थे। गली से लेके उसको घर की तरफ रवाना हुए और जैसे ही घर की दहलीज पे पहुँचे और दरवाज़ा और पीर साहब के लिए खोला गया और पीर साहब ने जैसे ही एक कदम घर के अंदर रखा और जैसे ही दूसरा कदम उन्होंने घर के अंदर रखा तो एकदम से पीर साहब अपनी जगह से उछले और एकदम ऐसे हवा में उड़े और ज़मीन पे गिरकर तड़पना शुरू हो गए। घर वाले परेशान हो गए कि ये पीर साहब को क्या हुआ। भागे, जल्दी से पानी के छींटे उनके मुंह में मारे, उनको पानी पिलाना शुरू कर दिया। उनका वजूद जो मुसलसल कांप रहा था, धड़क रहा था, ऐसे थपथपी सी थक 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 हो रहा था। कुछ देर के बाद वो नॉर्मल हुए और जल्दी से छलांग मार के घर के बाहर चले गए। घर वालों ने पूछा क्या हुआ, तो पीर साहब ने बताया कि मैं जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ हूं तो मेरे वजूद को ऐसे करंट लगा है, इतना खौफनाक झटका लगा है मेरे वजूद को, जो आप लोगों ने देखा होगा। मैं उछल के नीचे गिरा हूं। मेरी जगह पे कोई और शख्स होता तो ऐसे करंट से, ऐसे झटके से मर ही जाता। ये तो मेरा इल्म था कि मैं जिंदा बच गया हूं, लेकिन मुझे बहुत खौफनाक झटका लग चुका है। नहीं, ये मेरे बस का काम नहीं है और मैं जाते हुए तुम लोगों से ये कह के जाता हूं, इसको निकलवाने की कोशिश मत करना। जो भी आएगा मारा जाएगा। मैं तो जिंदा बच के आज जा रहा हूं, तौबा करके जा रहा हूं। ये मेरा इल्म मुझे बचा गया है, वरना जितना खौफनाक मुझे झटका लगाया गया है, कोई और इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। वो पीर साहब चले गए। उसके बाद उन्होंने और ढूंढना जारी रखा और फिर एक पीर साहब मिले और उनको ये बात भी बता दी गई कि एक पीर साहब मिले थे, उनके वजूद को इस तरह झटका लगा था और सारी बात बताई। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। और वो भी उनके घर की दहलीज पे जब पहुंचे तो एक ही कदम रखा था, डरते डरते, शायद उनको एहसास था अभी कहते हैं कदम जमीन को टच भी नहीं हुआ था, शायद अंगूठा या शायद कोई कोनी पांव की टच हुई थी कि और वो उछल के पीछे जा गिरे। और उन्होंने कहा सच है, इस बच्ची को कोई भी नहीं बचा सकता। अभी मेरा पांव टच भी नहीं हुआ था और मैं उड़ता हुआ जिस तरह पीछे जाके गिरा हूं। नहीं, वो सही कह गया था जो आमिल था, जो भी आएगा उसके वजूद को करंट लगेगा और वो मर जाएगा। मैं नहीं निकाल सकता। वो चला गया। वहीं पे उनका भाई जो शहजाद रहता था, उसके साथ मुसलसल एक्टिविटीज होनी शुरू हो गई थी। उस घर के अंदर वो बहुत सारी लड़कियों को जो इंतहाई खूबसूरत होती, खुली आंखों से शाम के टाइम पे वो देख चुका था। रात को जब वो सोया होता था तो उसकी रजाई को बकायदा कोई खींचता था और वो डर के उठ के बैठ जाता था। कई दफा रात को सोए हुए उसकी गाल पे थप्पड़ पड़ा था और वो हड़बड़ा के उठ के बैठ गया था। घर वाले ये समझते थे ये शायद डरता है, लेकिन वो कहता था मैं डरता नहीं हूं, मैं क्लियर इस मखलूक को महसूस कर पा रहा हूं। बाकी घर वालों के साथ नहीं, सिर्फ उसके बड़े भाई शहजाद के साथ मुसलसल इस तरह हो रहा था। कभी उसको डराया जाता, कभी अपना वजूद क्लियर दिखाया जाता जो हसीनो जमीन लड़की की सूरत में होता, जो टहनी पे, ऊपर वाली टहनी पे, बिल्कुल उस बेरी के दरख्त के ऊपर शाम के टाइम ऊपर ऊपर बैठी होती, बाल खोल के और मुस्कुरा रही होती। और वो देखता और चीखें मारना शुरू कर देता कि दरख्त की उस टॉप वाली, सबसे ऊपर वाली टहनी के ऊपर खूबसूरत लड़की बैठी है और बाल खोल के बैठी है। और उस घुप अंधेरे में भी उस बेरी के दरख्त के ऊपर वो बैठी चमक रही है इस अंदाज में जैसे उसके जिस्म से रोशनियां निकल रही हों। ऐसे उसको बहुत कुछ महसूस होता रहा। और इमरान कहते हैं मैंने जो अपनी आंखों से देखा, मेरा वो दोस्त था, शहजाद मेरा दोस्त था। और शहजाद के साथ जिन्होंने कहानी भेजी है उनका नाम फर्दी इमरान रखा गया है। तो उन्होंने कहा वो मेरा दोस्त था शहजाद। मेरे एक मुंह बोले मामू रहते थे पिंडी में। एक दफ़ा में पिंडी जाना पड़ा, मैं और शहजाद पिंडी चले गए। शहजाद अक्सर हमें ऐसी बातें करता था जो हम मानते नहीं थे। वो कहता था मुझे चीज़ें नज़र आती हैं, मुझे अपना आप महसूस कराती हैं, मैं इनको क्लियर देख सकता हूँ, लेकिन हम हमेशा उसका मजाक उड़ाते। पिंडी में हम मामू के घर में बैठे हुए थे। पहला ही दिन था कि शाम के टाइम में एकदम से शहजाद उठ के खड़ा हुआ और कहा ये छोटा सा बच्चा कौन है जिसने झांक के देखा है और चला गया है। मैंने उसे कहा यार फिर कि तू बेवकूफ़ाना बातें कर रहा है, ये मेरे मुंह बोले मामू, इनके घर में कोई बच्चा नहीं है।
रात के टाइम कहाँ से बच्चा आएगा, टाइम ऐसा हो गया, दरवाजे बाहर के बंद हैं, रात हो चुकी थी, दरवाजे बंद हैं, बाहर से भी कोई नहीं आया, तो इस टाइम कहाँ से कोई बच्चा आएगा जो आके झांक के जाएगा। यार खुदा का वास्ता है तू यहाँ तो ये बातें बंद कर दे, आते ही तूने अपनी वो वाली बातें शुरू कर दिया, मैं डराना शुरू कर दिया है। शहजाद बोला मैं डरा नहीं रहा, मैं सही कह रहा हूँ, मैंने उस बच्चे को वहाँ उस जगह पे झांकते हुए देखा है। हम लोग बातें करना शुरू हो गए। थोड़ी देर के बाद इमरान कहते हैं कि मेरी निगाह उसी कोने पे पड़ी जहाँ पे शहजाद ने कहा था, तो मैंने जब उस जगह पे देखा तो एक इंसानी वजूद की तरह उसका वजूद था, लेकिन सर काफ़ी बड़ा था, गंजा सा उसका सर था। जिस्म जो इंसानी वजूद की तरह वो बहुत छोटा सा था, जैसे बोना सा हो, लेकिन सर काफ़ी बड़ा सा था। और उस बच्चे ने ऐसे झांक के देखा तो मैंने उसके वजूद को भी देख लिया और उसके बड़े से गंजे से सर को भी देख लिया। था तो वो इंसान की तरह, लेकिन बहुत छोटा सा, जैसे कोई 1.5 साल का बच्चा होता है खड़ा होके, लेकिन इतना बड़ा सर। तो मैं एकदम से डर गया और मैंने कहा शहजाद तूने कहाँ देखा था? उसने कहा उस जगह पे। मैंने कहा कैसा था? उसने कहा इंसानी वजूद की तरह छोटा सा उसका वजूद, लेकिन सर उसका बहुत बड़ा और गंजा सा। तो इमरान कहते मैंने कहा मैंने बिल्कुल उसी को ही देखा है, इंसानी वजूद है छोटा सा, सर उसका बहुत बड़ा है, छोटा सा बच्चा मैंने वहीं पे देखा है। तो शहजाद बोला अब तू मान गया, पहले तू मुझसे लड़ रहा था, मैंने तुझे कहा यहाँ पे बच्चा है। तो मामू थोड़ी देर के बाद, मेरे जो मुंह बोले मामू थे मेरे पास है, मैंने कहा मामू यहाँ पे कोई बच्चा रहता है? मामू बोले नहीं यहाँ पे कोई बच्चा नहीं रहता। मैंने कहा मामू हमने किसी बच्चे को देखा है। वो कहते हैं नहीं यार तुम्हें वहम हो गया होगा, इधर हमारे घर में कहाँ से बच्चा हो गया, हमारे घर कोई बच्चा नहीं है। वो कहते हैं हम 2 दिन वहीं पे रहे और उनके कज़न थे जिन्होंने रूहानियत, जिन्होंने अमलियात सीख रखी थी, वो उस घर में आए। तो ऐसे बातों बातों में उस बच्चे का जिक्र हुआ तो वो मुस्करा पड़े। इमरान कहता है मैंने उनसे पूछा बताइए आप मुस्कराए क्यों हैं? तो उन्होंने कहा इसका मतलब है उस बच्चे ने तुम्हें अपना आप दिखा दिया। हाँ वो बच्चा इस घर में रहता है, लेकिन वो इंसान का नहीं, जिन्नात का बच्चा है, वो अपना आप किसी को नहीं दिखाता। लेकिन किसने देखा था? तो इमरान कहता है मैंने कहा मेरे इस दोस्त शहजाद ने देखा था, इसको चीज़ें नज़र आती हैं। तो उन्होंने कहा मैं उस बच्चे को मना करूंगा, अब वो तुम लोगों के सामने नहीं आएगा। तब हमने उनसे जिक्र किया उस नादिया के बारे में। जब हमने नादिया के बारे में उससे जिक्र किया तब तक नादिया अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी। नादिया को कोई भी नहीं बचा सका था, यहां तक कि वो परियां उसको अपने साथ ले गई थीं और उसका वो खोखला सा फूला हुआ वजूद, वो एक मासूम सी बच्ची जो खाती नहीं थी, जिसका वजूद इतना फैल सा गया था, जब उसमें से वो उसको ले गई और वो मर गई। दुनिया की नज़रों में वो मुर्दा थी, लेकिन उसको हकीकत में अपने साथ ले गई थी। उस वजूद को मट्टी के हवाले कर दिया गया और घर वाले रो के चुप कर गए। और वहीं पे जब जिक्र हुआ उनसे, वो रूहानियत जानते थे नादिया के बारे में, तो वो कुछ देर पढ़ते रहे और उसके बाद बोले वो परियां उसको अपने साथ ले गईं। उन परियों से उस नादिया को कोई भी नहीं बचा सकता था, कोई जितना भी कोशिश कर लेता, आखिर में उन्हीं परियों ने उनको लेके ही जाना था। मैं क्या, कोई भी कोशिश करता, उन परियों से उस बच्ची को कोई नहीं बचा सकता था। और वो परियां नादिया को अपने साथ ले गई। इमरान कहते हैं शहजाद आज भी मेरा दोस्त है, आज भी मुझसे मिलता है, आज भी उसको चीज़ें नज़र आती हैं। उसकी दूसरी बहन शाजिया अब बड़ी हो चुकी है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है। उनके घर में आज भी वो बेरी का दरख्त मौजूद है, लेकिन अब उनको वो चीज़ें नज़र आती हैं या नहीं आती, वो किसी से इस बात का जिक्र नहीं करते। लेकिन ये कहानी कि नादिया को वो परियां ले गई थी, ये उन्होंने हमें क्लियर बताई थी। आगे उस घर में क्या हो रहा है और वो परियां, वो जिन्नात जो उस बेरी के दरख्त पे रहते हैं, चले गए हैं तो क्या साइन देते हैं, कैसे नज़र आते हैं, अब वो किसी से उस टॉपिक पे कोई भी बात नहीं करते और कह देते हैं नहीं अब कुछ भी नहीं, अब सब ठीक हो गया है। लेकिन उनकी बातों से लगता है जैसे वो कुछ छुपा रहे हों या उनको मना कर दिया गया हो कि अब इस टॉपिक पे बात नहीं करनी। ये थी इमरान की कहानी जो उन्होंने मुझे भेजी और मैंने आपको सुनाई। नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा ये कहानी आपको कैसी लगी। आप लोग भी अपनी कहानी मुझे भेजना चाहती है तो इन 2 बातों का आपने ख़ास ख्याल रखना है, वरना हो सकता है आपकी कहानी प्रोग्राम का हिस्सा ना बने। पहली बात कि आपने जब कहानी मुझे भेजनी है तो लिखी हुई कहानी हो या व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके आप भेजना चाहते हैं, दोनों सूरतों में आप कहानी को पहले सेंड कर देंगे। कहानी जब आप सेंड कर देंगे तो उसके बाद अलग से एक मैसेज लिखेंगे और उसमें लिखेंगे स्टोरी
STORY स्टोरी, अलग से एक मैसेज स्टोरी लिख के उर्दू में भी लिख सकते हैं, आप इसको सेंड कर दीजिए। और दूसरी बात, कहानी के शुरू में अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपने मुल्क का नाम, कहानी के जितने भी किरदार हैं सब के सब रियल हकीकी बताने हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कहानी में उनको फ़र्ज़ी बताया जाए तो फ़र्ज़ी नाम भी आप लोगों ने लिख के साथ बताने हैं कि ये फ़र्ज़ी नाम उनका रख लिया जाए। और स्टोरी भेजने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर +92, ये पाकिस्तान का कोड है, 3136655500। मैं रिपीट करता हूँ, +92 3136655500। इसको उर्दू में पढ़ेंगे +92 3136655500। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।